नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूं उत्तराखंड लोअर पीसीएस और एफआरओ एग्जाम 2025 के लिए उत्तराखंड करंट अफेयर, जिसमें हम चर्चा करेंगे आज जनवरी 2024 से लेकर अप्रैल 2025 के उत्तराखंड के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। तो काफी महत्वपूर्ण वीडियो दोस्तों होने वाली है आपके आगामी लोअर पीसीएस एग्जाम और एफआरओ एग्जाम 2025 के लिए। और दोस्तों, यदि आपको उत्तराखंड लोअर पीसीएस एग्जाम और एफआरओ एग्जाम 2025 के लिए उत्तराखंड की पिछले एक साल की करंट अफेयर ई बुक चाहिए, यानी जनवरी 2024 से लेकर अप्रैल 2025 की कंप्लीट करंट अफेयर ई बुक चाहिए, जिसमें आपको उत्तराखंड करंट अफेयर, उत्तराखंड बजट 2025-26, उत्तराखंड वन रिपोर्ट, उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण, प्रमुख योजनाएं, पुरस्कार, उत्तराखंड समान नागरिक संहिता के नोट्स, 38वें राष्ट्रीय खेल, स्पोर्ट संबंधी करंट अफेयर, चर्चित व्यक्ति और अन्य सभी उत्तराखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर देखने को मिल जाएंगे। तो यदि आपको ये ई बुक चाहिए स्पेशली उत्तराखंड लोअर पीसीएस एग्जाम और एफआरओ एग्जाम 2025 के लिए, तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप गूगल पे सर्च करें जरधारीclasses.in। गणतंत्र दिवस 2025 में उत्तराखंड की झांकी को मिला तीसरा स्थान। उत्तराखंड की झांकी को दोस्तों पीपुल्स चॉइस अवार्ड कैटेगरी में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है गणतंत्र दिवस 2025 में। गणतंत्र दिवस पर उत्तराखंड की झांकी जो थी वो थी सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल की थीम पर आधारित, और इसको पीपुल्स चॉइस अवार्ड श्रेणी में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। जानेंगे दोस्तों इसके विस्तृत विवरण के बारे में। तो 2025 के गणतंत्र दिवस परेड में प्रस्तुत पीपुल्स चॉइस अवार्ड के तहत उत्तराखंड की झांकी को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। वहीं गुजरात ने स्वर्णिम भारत विरासत और विकास थीम पर बनी झांकी के साथ पहला स्थान प्राप्त किया, और उत्तर प्रदेश को महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास पर बनी झांकी को दूसरा रैंक मिला है उत्तर प्रदेश की झांकी को। महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं, की पॉइंट। तो पीपुल्स चॉइस अवार्ड विजेता की अगर हम बात करें, यानी लोकप्रिय पसंद श्रेणी की बात करें गणतंत्र दिवस 2025 की झांकी की, तो पहला स्थान गुजरात को प्राप्त हुआ। गुजरात की जो झांकी थी वो थी स्वर्णिम भारत विरासत और विकास थीम पर आधारित। दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास की थीम पर आधारित ये झांकी। और तीसरा स्थान अपने उत्तराखंड को प्राप्त हुआ, और उत्तराखंड की झांकी थी उत्तराखंड सांस्कृतिक विरासत और साहसिक खेल। वहीं यदि हम आधिकारिक श्रेणी के विजेताओं की बात करें, तो आधिकारिक रूप से पहले स्थान प्राप्त किया है उत्तर प्रदेश की झांकी ने। दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है त्रिपुरा की झांकी को, जो कि है शाश्वत श्रद्धा त्रिपुरा में 14 देवताओं की पूजा खर्ची पूजा थीम पर ही आधारित थी। और तीसरा स्थान आंध्र प्रदेश की झांकी को प्राप्त हुआ। वहीं हम उत्तराखंड की बात करें, तो उत्तराखंड को इससे पहले 2021 में केदारखंड झांकी के लिए तृतीय स्थान प्राप्त हो चुका है, और 2023 में मानसखंड झांकी के लिए प्रथम स्थान प्राप्त हो चुका है उत्तराखंड को। नेक्स्ट यहाँ पे उत्तराखंड में सख्त भू कानून कैबिनेट की मंजूरी। तो कैबिनेट ने दोस्तों उत्तराखंड में सख्त भू कानून की मंजूरी दी है। उत्तराखंड कैबिनेट ने 19 फरवरी 2025 को सख्त भू कानून के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जानेंगे इसके विस्तृत विवरण के बारे में। तो उत्तराखंड सरकार ने 19 फरवरी 2025 को सख्त भू कानून के प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिससे बाहरी राज्यों के लोग अब उत्तराखंड के हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़कर अन्य 11 जिलों में कृषि और बागवानी के लिए जमीन नहीं खरीद सकेंगे। इसमें कौन कौन जिले को छोड़कर? हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़कर अन्य 11 जिलों में बाहरी राज्यों के लोग कृषि और बागवानी के लिए जमीन नहीं खरीद सकेंगे। और इस कानून का उद्देश्य है राज्य की भूमि को बाहरी खरीदारों से सुरक्षित रखना और स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा करना। यहाँ से जो संभावित प्रश्न बन सकता है, उत्तराखंड कैबिनेट ने सख्त भू कानून को कब मंजूरी दी है? तो 19 फरवरी 2025 को ये डेट आपको नोट करनी है। नेक्स्ट यहाँ पे मिस उत्तराखंड 2025 बनी मेघना ठाकुर। तो मिस उत्तराखंड 2025 कौन बनी है? वो बनी है मेघना ठाकुर। मिस उत्तराखंड 2025 का खिताब देहरादून की मेघना ठाकुर ने जीता है। महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं इससे संबंधित। तो विजेता बनी मिस उत्तराखंड 2025 में मेघना ठाकुर। प्रथम रनर अप रही कोमल शर्मा, द्वितीय रनर अप रही मानसी बिष्ट जो कि चंपावत की हैं, और मॉडल ऑफ द ईयर चुना गया मानवी बिश्नोई को। जबकि आयोजनकर्ता कौन थे? हिमालयन बज। तो हिमालयन बज द्वारा जो आयोजित मिस उत्तराखंड 2025 की प्रतियोगिता थी, इसमें विजेता बनी मेघना ठाकुर। अब यहाँ से संभावित प्रश्न क्या सकते हैं कि मिस उत्तराखंड 2025 विजेता कौन बनी है? तो ये बनी है मेघना ठाकुर। और मॉडल ऑफ द ईयर 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है मानवी बिश्नोई ने।
नेक्स्ट यहाँ पे ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट 2025 उत्तराखंड ने प्राप्त किया द्वितीय स्थान। तो जो ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट 2025 आयोजित किया गया था, जिसमें बर्ड यानी पक्षियों की काउंटिंग की गई थी, तो इसमें उत्तराखंड को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, हाल ही में संपन्न ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट GBBC 2025 में उत्तराखंड ने 446 पक्षी प्रजातियों की गणना कर भारत में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। विस्तृत जान लेते हैं इसके बारे में। तो दुनिया के सबसे बड़े पक्षी गणना कार्यक्रमों में से एक है ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट। इसमें क्या होता है, पक्षियों की काउंटिंग की जाती है, पक्षियों की गणना की जाती है, GBBC। इसमें भारत के विभिन्न राज्यों ने भाग लिया है और इस आयोजन में पश्चिम बंगाल ने 543 पक्षी प्रजातियों की गणना कर पहला स्थान प्राप्त किया। तो पहला स्थान प्राप्त हुआ है पश्चिम बंगाल को, जबकि उत्तराखंड जहां पर 446 प्रजातियां थी और असम जहां पर 414 प्रजातियां थी, क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। यानी पहले स्थान पर रहा पश्चिम बंगाल, दूसरे स्थान पर रहा अपना उत्तराखंड और तीसरे स्थान पर रहा असम। भारत ने 2013 से दोस्तों GBBC में भाग लेना शुरू किया और तब से यह पक्षी संरक्षण और जागरूकता के लिए एक महत्वपूर्ण आयोजन बन चुका है। की पॉइंट देख लेते हैं जहां से इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में। तो GBBC 2025 में टॉप 5 राज्य पक्षी प्रजातियों की संख्या के आधार पर। तो सर्वाधिक जो पक्षी प्रजातियों की काउंटिंग की गई वो है पश्चिम बंगाल, यहाँ पे टॉप पे रहा है, 543 प्रजातियां यहाँ पे उपस्थित है। दूसरा है उत्तराखंड 446 प्रजातियों के साथ, तीसरे पर रहा असम 414 प्रजातियों के साथ, चौथे पे महाराष्ट्र और पांचवें पे कर्नाटक। अब इस टॉपिक से जो संभावित प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में वो है ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट GBBC 2025 में भारत में प्रथम स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? तो पश्चिम बंगाल ने प्राप्त किया। और GBBC 2025 में उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा? तो दूसरा स्थान, 446 प्रजातियों के साथ उत्तराखंड ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। नेक्स्ट यहाँ पे उत्तराखंड में प्रमुख स्थानों के नाम बदले गए। दोस्तों यदि आप उत्तराखंड करंट अफेयर के डिटेल्स नोट्स चाहते हैं तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इसी प्रकार के डिटेल्स नोट्स और इसी प्रकार के क्वेश्चन उसमें रखे गए हैं हमारी ई बुक में, जो कि उत्तराखंड करंट अफेयर की है। लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो उत्तराखंड में प्रमुख स्थानों के नाम बदले गए हैं, जिसमें हरिद्वार, देहरादून और नैनीताल और उधम सिंह नगर के विभिन्न प्रमुख स्थानों के नाम बदले गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ब्रिटिश कालीन और मुगल कालीन नामों को भारतीय संस्कृति के अनुरूप बदलने की घोषणा की है। अब देखो इसमें हरिद्वार जिले के 10 नाम बदले गए हैं, जिसमें औरंगजेबपुर का नाम रखा गया है शिवाजी नगर, गाजीवली का नाम रखा गया है आर्य नगर, चांदपुर का नाम रखा गया है ज्योतिबा फुले नगर, मोहम्मदपुर जाट का नाम रखा गया है मोहनपुर जाट, खानपुर कुर्सली का नाम रखा गया है अंबेडकर नगर, इंद्रेशपुरी का नाम रखा गया है नंदपुर, खानपुर का नाम रखा गया है श्री कृष्णपुर, अकबरपुर फजलपुर का नाम रखा गया है विजयनगर, आसफ नगर का नाम रखा गया है देव नारायण नगर और सलेमपुर राजपूताना का नाम रखा गया है सूरसेन नगर। तो ये सभी जो नाम है ये हरिद्वार जनपद में बदले गए हैं। उसके बाद देहरादून की बात करें तो देहरादून जिले में भी 4 नाम बदले गए हैं। मियांवाला का नाम बदला गया है रामजी वाला, पीरवाला का नाम बदला गया है केसरी नगर, चांदपुर खुर्द का नाम बदला गया है और इसका नाम रखा गया है पृथ्वीराज नगर और अब्दुल्ला नगर का नाम रखा गया है नया नाम दक्ष नगर। वही नैनीताल जिले में भी 2 नाम बदले गए हैं। नवाबी रोड का नाम रखा गया है अटल मार्ग और पंचकी से ITI रोड इसका नाम रखा गया है गुरु गोरवलकर मार्ग। उधम सिंह नगर जिले में भी एक नाम बदला गया है सुल्तानपुर पट्टी और इसका नाम रखा गया है कौशल्यापुरी। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है दोस्तों और एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। अब देखो संभावित प्रश्न जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं, हरिद्वार जिले में औरंगजेबपुर का नया नाम क्या रखा गया है? तो शिवाजी नगर रखा गया है। देहरादून जिले में मियांवाला का नाम बदलकर क्या रखा गया है? रामजी वाला। और नैनीताल जिले में नवाबी रोड का नया नाम क्या रखा गया है? अटल मार्ग। तो इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों यदि आपको चाहिए उत्तराखंड करंट अफेयर के नोट्स तो यहाँ पे आपको हमारी ई बुक दिख रही है। इसमें आपको जनवरी 2024 से लेकर अप्रैल 2025 तक के कंप्लीट उत्तराखंड करंट अफेयर के नोट्स देखने को मिल जाएंगे। इसमें दोस्तों आपको उत्तराखंड के कंप्लीट करंट अफेयर मिलेंगे, साथ में इसमें उत्तराखंड बजट 2025, उत्तराखंड वन रिपोर्ट 2024, उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण, प्रमुख योजनाएं, प्रमुख पुरस्कार, उत्तराखंड समान नागरिक संहिता के नोट्स, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025, स्पोर्ट्स संबंधी करंट अफेयर, उत्तराखंड चर्चित व्यक्ति, प्रमुख पुस्तकें, प्रमुख ऑपरेशन, प्रमुख ऐप और नियुक्तियां, जो कि लेटेस्ट यहाँ पे आंकड़े
उत्तराखंड करंट अफेयर के हैं। उत्तराखंड वन लाइनर करंट अफेयर आपको देखने को मिल जाएगा। वर्तमान में कौन क्या है, लेटेस्ट आंकड़े इसमें आपको देखने को मिलेंगे और उत्तराखंड करंट अफेयर एमसीक्यू भी इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो यदि आपको ये कंप्लीट करंट अफेयर की ई बुक नोट्स चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं jardhariclasses.in। तो इस प्रकार आप jardhariclass.in यहाँ पे सर्च कर सकते हैं और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी हमारी करंट अफेयर की ई बुक। इसमें आपको कंप्लीट करंट अफेयर देखने को मिल जाएगा जनवरी 2024 लेकर अप्रैल 2025 तक, और ये आपके समस्त आगामी एग्जाम के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे पर्वतमाला परियोजना के तहत उत्तराखंड में 2 रोपवे परियोजनाओं को मिली मंजूरी। अब देखो यहाँ से एक प्रश्न यही बन सकता है कि उत्तराखंड में जो 2 रोपवे परियोजनाओं को मंजूरी मिली है, किस परियोजना के तहत उनको ये मंजूरी मिली है, तो पर्वतमाला परियोजना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको नोट करना है। केंद्र सरकार ने सोनप्रयाग, हेमकुंड, केदारनाथ और गोविंद घाट साहिब रोपवे परियोजनाओं को स्वीकृति दी है और इन परियोजनाओं को पर्वतमाला परियोजना के तहत मंजूरी मिली है। मंजूर रोपवे जो है वो है सोनप्रयाग से केदारनाथ जो कि 12.9 किलोमीटर और गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जो कि 12.4 किलोमीटर है। उद्देश्य क्या है, तीर्थ यात्रा को सुगम बनाना और पर्यटन को बढ़ावा देना। और ये जो रोपवे मंजूर किए गए हैं, ये 2 रोपवे परियोजना, ये पर्वतमाला परियोजना के तहत मंजूरी इनको मिली है। तो पर्वतमाला परियोजना भी आपको नोट करनी है। नेक्स्ट यहाँ पे छठे राज्य वित्त आयोग का गठन, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है यहाँ से प्रश्न। तो उत्तराखंड ने छठे राज्य वित्त आयोग का गठन कर लिया है। मुख्य बिंदु देखो यहाँ पे, तो इस छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है, एन रविशंकर को। सदस्य हैं इसमें पीएम जंगपांगी और डॉक्टर एमसी जोशी। सचिव हैं छठे राज्य वित्त आयोग के डॉक्टर अहमद इकबाल। कार्यकाल इसका 1 वर्ष का और सिफारिश की अवधि 1 अप्रैल 2026 से अगले 5 वर्ष के लिए सिफारिश देगा छठा राज्य वित्त आयोग। संभावित प्रश्न क्या बन सकता है एग्जाम में, उत्तराखंड के छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो वो है एन रविशंकर। नेक्स्ट यहाँ पे डीडी हाट में बनेगा उत्तराखंड का पहला नक्षत्र भवन। उत्तराखंड का पहला नक्षत्र भवन कहाँ बनाया जाएगा, डीडी हाट पिथौरागढ़ में बनाया जाएगा। स्थान है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी डायट, डीडी हाट पिथौरागढ़ में उत्तराखंड का पहला नक्षत्र भवन बनाया जाएगा। अब देखो क्या है ये नक्षत्र भवन, तो ब्रह्मांड, ग्रह, नक्षत्रों और तारों से जुड़ी विस्तृत जानकारी मिलेगी। यहाँ से खगोलीय घटनाओं और रहस्यों को जानने का अनूठा अवसर प्राप्त होगा और विद्यार्थियों के लिए विज्ञान और अंतरिक्ष अध्ययन का ये नया केंद्र साबित होगा। नेक्स्ट यहाँ पे उत्तराखंड आइसलैंड भूतापीय ऊर्जा समझौता 2025। तो उत्तराखंड ने किसके साथ भूतापीय ऊर्जा समझौता 2025 पर हस्ताक्षर किए हैं, इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है, तो आइसलैंड के साथ। मुख्य उद्देश्य देख लेते हैं उत्तराखंड आइसलैंड भूतापीय ऊर्जा समझौता के, तो 2027 तक कार्बन न्यूट्रलिटी प्राप्त करना और भूतापीय ऊर्जा का उपयोग करके सतत बिजली उत्पादन को बढ़ावा देना। मुख्य तथ्य देख लेते हैं, उत्तराखंड सरकार ने आइसलैंड की वर्किस कंसल्टिंग इंजीनियर्स के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। राज्य में 40 भूतापीय स्थलों की पहचान की गई है और यह समझौता भूतापीय संसाधनों के अन्वेषण और दोहन के लिए है। प्रमुख भागीदारी है इसमें उत्तराखंड सरकार, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हैं, और आइसलैंड के राजदूत डॉक्टर बेनेडिक्ट हॉस्कुल्डसन और वर्किस कंसल्टिंग इंजीनियरिंग ये भी इसमें शामिल है, जिसकी भागीदारी है आइसलैंड की ओर से। संभावित प्रश्न इसमें क्या बन सकता है, उत्तराखंड ने भूतापीय ऊर्जा के लिए किस देश से समझौता किया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है, तो आइसलैंड से। नेक्स्ट यहाँ पे 17वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस 2025, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो 17वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस 2025 का आयोजन किया गया है राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी के द्वारा, यानी नास के द्वारा। राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी की ओर से 17वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस 2025 का आयोजन किया गया 20 से 22 फरवरी 2025 के मध्य, और स्थान है जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर, उत्तराखंड।
तो 17वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड में। इसकी थीम क्या थी, यानी विषय क्या था? विकसित भारत के लिए कृषि में अग्रणी विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ये इसकी थीम है। संभावित प्रश्न क्या बन सकता है? 17वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो पंतनगर उत्तराखंड में। और इस कांग्रेस का विषय क्या था? विकसित भारत के लिए कृषि में अग्रणी विज्ञान और प्रौद्योगिकी थीम पर आधारित था ये 17वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस 2025, जिसका आयोजन जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे बागवानी विकास हेतु उत्तराखंड सरकार व JICA के बीच समझौता। ये समझौता हुआ है दोस्तों 17 जनवरी 2025 को उत्तराखंड सरकार और JICA के मध्य बागवानी विकास हेतु। साझेदार संस्थाएं हैं उत्तराखंड सरकार, बागवानी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग और जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी यानी JICA। तो जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी और उत्तराखंड सरकार के बागवानी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के मध्य बागवानी विकास हेतु ये समझौता हुआ है। परियोजना का नाम है उत्तराखंड एकीकृत बागवानी विकास संवर्धन परियोजना। ये परियोजना उत्तराखंड के 2 प्रमुख जिलों टिहरी गढ़वाल और नैनीताल में कार्यान्वित की जाएगी। उद्देश्य क्या है? राज्य में बागवानी विकास को तकनीकी सहयोग से प्रोत्साहित करना, विपणन और प्रसंस्करण में सुधार और किसानों की आय बढ़ाना व बागवानी उत्पादों की गुणवत्ता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाना, ये इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। नेक्स्ट यहाँ पे चक्राता में भूस्खलन अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित किया गया। कहाँ स्थापित किया गया? चक्राता जिला देहरादून उत्तराखंड में। और संचालन संस्था है वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान देहरादून। तो वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान देहरादून की ओर से चक्राता में भूस्खलन अर्ली वार्निंग सिस्टम को स्थापित किया गया। विशेषता क्या है इसकी? उत्तराखंड का ये पहला भूस्खलन अर्ली वार्निंग सिस्टम है। ये भूगर्भीय हलचलों पर रियल टाइम निगरानी रखेगा और आपदा प्रबंधन प्रशासन और आमजन को समय रहते ये सतर्क करेगा। उद्देश्य क्या है? भूस्खलन की पूर्व चेतावनी देना, जानमाल की सुरक्षा सुनिश्चित करना और भविष्य में अन्य भू संवेदनशील क्षेत्रों में भी इस तकनीक को लागू करना। और इसमें भविष्य की जो योजना है वो है चक्राता में अनुभव के आधार पर राज्य के अन्य भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में अर्ली वार्निंग सिस्टम की स्थापना भी की जाएगी। यानी यदि ये सक्सेस रहा तो इसके आधार पर फिर इसके अनुभव के आधार पर अन्य क्षेत्रों में भी अर्ली वार्निंग सिस्टम को स्थापित किया जाएगा। संभावित प्रश्न जो बन सकता है, उत्तराखंड में पहला भूस्खलन अर्ली वार्निंग सिस्टम कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो चक्राता देहरादून में। दोस्तों यदि आपको चाहिए उत्तराखंड करंट अफेयर के नोट्स तो यहाँ पे आपको हमारी ई बुक दिख रही है। इसमें आपको जनवरी 2024 से लेकर अप्रैल 2025 तक के कंप्लीट उत्तराखंड करंट अफेयर के नोट्स देखने को मिल जाएंगे। इसमें दोस्तों आपको उत्तराखंड के कंप्लीट करंट अफेयर मिलेंगे, साथ में इसमें उत्तराखंड बजट 2025, उत्तराखंड वन रिपोर्ट 2024, उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण, प्रमुख योजनाएं, प्रमुख पुरस्कार, उत्तराखंड समान नागरिक संहिता के नोट्स, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025, स्पोर्ट्स संबंधी करंट अफेयर, उत्तराखंड चर्चित व्यक्ति, प्रमुख पुस्तकें, प्रमुख ऑपरेशन, प्रमुख ऐप और नियुक्तियां, जो कि लेटेस्ट यहाँ पे आंकड़े उत्तराखंड करंट अफेयर के हैं। उत्तराखंड वन लाइनर करंट अफेयर आपको देखने को मिल जाएगा। वर्तमान में कौन क्या है, लेटेस्ट आंकड़े इसमें आपको देखने को मिलेंगे। और उत्तराखंड करंट अफेयर एमसीक्यू इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो यदि आपको ये कंप्लीट करंट अफेयर की ई बुक नोट्स चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं jardhariclasses.in। तो इस प्रकार आप jardhariclass.in यहाँ पे सर्च कर सकते हैं और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी हमारी करंट अफेयर की ई बुक। इसमें आपको कंप्लीट करंट अफेयर देखने को मिल जाएगा जनवरी 2024 से लेकर अप्रैल 2025 तक, और ये आपके समस्त आगामी एग्जाम के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे 10वीं विश्व आयुर्वेद सम्मेलन यानी WAC 2024 और आरोग्य एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आयोजन किया गया है देहरादून में। जानेंगे इसके बारे में डिटेल्स WAC 2024 के बारे में। तो आयोजन किया गया 12 से 15 दिसंबर 2024 के मध्य 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का आयोजन कब किया गया? 12 से 15 दिसंबर 2024 के मध्य, और ये आयोजन किया गया उत्तराखंड के देहरादून में। उद्घाटन तिथि है 12 दिसंबर 2024। जो आयोजक संस्था है वो है विश्व आयुर्वेद फाउंडेशन यानी WAF के द्वारा 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का आयोजन किया गया। WAC क्या है? ये एक द्विवार्षिक वैश्विक आयुर्वेद सम्मेलन है। इसका जो मुख्य विषय है डिजिटल स्वास्थ्य आयुर्वेद का एक परिप्रेक्ष्य।
जो 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस थी दोस्तों, इसका मुख्य विषय यानी थीम क्या थी, तो डिजिटल स्वास्थ्य आयुर्वेद का एक परिप्रेक्ष्य। यह विषय आधुनिक डिजिटल तकनीकों द्वारा आयुर्वेद को सशक्त बनाने पर केंद्रित है। डब्ल्यूसी 2024 में आयुर्वेद के वैश्वीकरण, अनुसंधान, नवाचार और तकनीकी समावेशन पर विस्तृत चर्चा की गई। नेक्स्ट यहाँ पे सतत विकास लक्ष्य एसडीजी इंडेक्स 2023-24 में उत्तराखंड प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। उत्तराखंड को एसडीजी इंडेक्स 2023-24 में रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था है नीति आयोग। तो नीति आयोग के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट सतत विकास लक्ष्य 2023-24 में उत्तराखंड ने कौन सा स्थान प्राप्त किया, तो प्रथम स्थान प्राप्त किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। रिपोर्ट वर्ष है 2023-24 और उत्तराखंड की रैंक है प्रथम। 79 अंकों के साथ उत्तराखंड ने प्रथम स्थान हासिल किया। सर्वश्रेष्ठ जो प्रदर्शनकर्ता राज्य है उत्तराखंड और केरल, संयुक्त रूप से इन्होंने प्रथम स्थान हासिल किया और दोनों का स्कोर है 79 और 79। जबकि सबसे कम प्रदर्शन करने वाले जो राज्य हैं वो है बिहार 57 अंक और झारखंड 62 अंक। भारत की अगर औसत एसडीजी स्कोर देखा जाए तो वो है 71, जबकि भारत से ज्यादा है उत्तराखंड का 79। ठीक है, भारत का औसत कितना है, एसडीजी स्कोर 71 है। उत्तराखंड ने शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, जल, लैंगिक समानता और पर्यावरणीय संरक्षण जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति करके एसडीजी इंडेक्स में टॉप रैंक हासिल की है। अब देखो एसडीजी इंडेक्स में टॉप 5 जो राज्य वो है, पहले स्थान पर है उत्तराखंड और केरल संयुक्त रूप से 79 अंकों के साथ। दूसरे है पे है तमिलनाडु, तीसरे पे गोवा है और हिमाचल संयुक्त रूप से, और चौथे पे संयुक्त रूप से है पंजाब और सिक्किम, और पांचों पे है कर्नाटक। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों यहां से एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे बीटल्स आश्रम 84 कुटिया जो कि चर्चा में रही है, और ये कहाँ है, ऋषिकेश उत्तराखंड में स्थित है बीटल्स आश्रम, जिसको 84 कुटिया के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रसिद्ध नाम है बीटल्स आश्रम, जिसे 84 कुटिया के नाम से भी जाना जाता है, और इसकी स्थापना महर्षि महेश योगी द्वारा ध्यान केंद्र के रूप में की गई थी ऋषिकेश में। इसका ऐतिहासिक महत्व देखें तो 1968 में प्रसिद्ध ब्रिटिश म्यूजिक बैंड द बीटल्स के आगमन से इसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली थी, और उत्तराखंड सरकार ने इसके जीर्णोद्धार की जिम्मेदारी हाल ही में गुजरात की वास्तुकला कंपनी एचसीपी डिजाइन प्लानिंग मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड को सौंपी है। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने इसके जीर्णोद्धार की जिम्मेदारी सौंपी है गुजरात की इस कंपनी को, और इस परियोजना का उद्देश्य आश्रम को एक प्रमुख ध्यान, योग और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना है। तो ये कहाँ स्थित है, ऋषिकेश उत्तराखंड में। नेक्स्ट यहाँ पे देहरादून और हरिद्वार को काउंटर मैग्नेट एरिया घोषित किया गया है। देश के विभिन्न स्थानों को काउंटर मैग्नेट एरिया घोषित किया गया है, जिसमें उत्तराखंड से देहरादून और हरिद्वार को भी काउंटर मैग्नेट एरिया घोषित किया गया है। मुख्य उद्देश्य क्या है काउंटर मैग्नेट एरिया घोषित करने का, तो इलाज, रोजगार, शिक्षा और खेल जैसी जरूरतों के लिए दिल्ली की निर्भरता को कम करना। ये जो दिल्ली पे बहुत सारे लोग आपने देखा कि पलायन करते हैं दिल्ली की ओर, तो गवर्नमेंट चाहती है कि दिल्ली की जो निर्भरता है इलाज, रोजगार, शिक्षा और खेल जैसी जरूरतों के लिए लोग दिल्ली आते हैं, तो इन क्षेत्रों पर ये सारी चीजें प्राप्त हो सके और दिल्ली की निर्भरता कम हो सके, दिल्ली में भीड़ कम हो सके और पलायन को रोकना। तो पलायन को रोकना और स्थानीय स्तर पर सुविधाएं और अवसर बढ़ाना, ये भी एक इसका मुख्य उद्देश्य है। महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। देहरादून और हरिद्वार को केंद्र सरकार द्वारा काउंटर मैग्नेट एरिया घोषित किया गया है। इन जिलों को अब दिल्ली जैसी आधुनिक सुविधाएं प्राप्त होंगी और इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और स्थानीय विकास को बढ़ावा मिलेगा। अन्य जो काउंटर मैग्नेट सिटी घोषित की गई है तो हरियाणा का हिसार, उत्तर प्रदेश का बरेली, राजस्थान का कोटा, पंजाब का पटियाला, मध्य प्रदेश का ग्वालियर और उत्तराखंड से देहरादून और हरिद्वार को। यह पहले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर पर दबाव को कम करने और अन्य शहरों को समान रूप से विकसित करने की है। नेक्स्ट यहाँ पे उत्तराखंड के नए नगर निगम कौन बने हैं, तो दो नए नगर निगम बनाए गए हैं उत्तराखंड में। अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ को उत्तराखंड के नए नगर के रूप में घोषित किया गया है। अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ नगर पालिकाओं को नगर निगमों में अपग्रेड करने के साथ ही राज्य में अब नगर निगमों की संख्या कितनी हो गई है, 11 हो गई है। और यहाँ से दोस्तों कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। अब देखो पहला जो नगर निगम है उत्तराखंड का वो है देहरादून। 1998 में इसकी स्थापना हुई थी और जब पृथक राज्य बना था तो 2003 में इसे पुनः गठित किया गया। दूसरा नगर निगम है हल्द्वानी, 2011 में इसका गठन किया गया। तीसरा है हरिद्वार नगर निगम के रूप में 2011 में स्थापित। चौथा है रुद्रपुर नगर निगम के रूप में 2013 में गठित।
पांचवा है काशीपुर 2013 और छठा है रुड़की 2013। सातवां है ऋषिकेश और आठवां है कोटद्वार, इनको 2017 में नगर निगम का दर्जा दिया गया। 9वें पे है श्रीनगर, जिसको 2021 में नगर निगम का दर्जा दिया गया। और 10वें और 11वें पे है अल्मोड़ा और पिथौरागढ़, जिनको 2024 में नगर निगम का दर्जा दिया गया। और इसी प्रकार उत्तराखंड में अब कुल नगर निगम कितने हो गए हैं? 11 हो गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2024। तो काजिंद 2024 का जो आयोजन किया गया है, ये किया गया है उत्तराखंड के औली में। और काजिंद 2024 जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ये भारत और कजाकिस्तान के मध्य आयोजित किया जाता है। अभ्यास आरंभ तिथि 30 सितंबर 2024 और स्थान है उत्तराखंड का ओली। समाप्त तिथि 13 अक्टूबर 2024। तो 30 सितंबर से लेकर 13 अक्टूबर तक चला था ये काजिंद 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास, और यह है इसका 8वां संस्करण। प्रकृति क्या है? वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है ये, इंडिया कजाकिस्तान का ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। पिछला संस्करण जो था यानी 7वां संस्करण, ये कजाकिस्तान के ओटार में आयोजित किया गया था 30 अक्टूबर से 11 नवंबर 2023 के मध्य। और ये हर साल आयोजित किया जाता है, एक बार कजाकिस्तान में और एक बार भारत में। यह सैन्य अभ्यास पहली बार 2016 में शुरू किया गया और इसे बारी बारी से दोनों देशों में आयोजित किया जाता है। उद्देश्य क्या है? दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग, रणनीतिक साझेदारी और मिलिट्री ऑपरेशन स्किल्स को बढ़ावा देना। नेक्स्ट यहाँ पे उत्तराखंड ट्रैक ऑफ द ईयर 2024। तो शिमला पास और सरुताल बुग्याल को चुना गया है उत्तराखंड ट्रैक ऑफ द ईयर 2024। शिमला पास का है? पिथौरागढ़ में है, और सरुताल बुग्याल है उत्तरकाशी में। नेक्स्ट यहाँ पे देश का पहला महिला सैन्य नौकायन अभियान कहाँ शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है देवप्रयाग में। बीएसएफ महिला विंग व नमामि गंगे के 53 दिवसीय संयुक्त ऑल वुमेन गंगा रिवर अभियान 2 नवंबर 2024 को देवप्रयाग संगम से शुरू हुआ है। और ये अभियान स्वच्छ गंगा, अविरल गंगा और महिला सशक्तिकरण का संदेश देता है। तो ये अभियान कहाँ शुरू हुआ? देवप्रयाग में। नेक्स्ट यहाँ पे उत्तराखंड में स्पर्श हिमालय महोत्सव का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो देहरादून के थानों में उत्तराखंड में स्पर्श हिमालय महोत्सव का शुभारंभ किया गया। तो स्थान है थानो, देहरादून, उत्तराखंड। शुभारंभ थानो देहरादून में, और मुख्य अतिथि थे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उद्देश्य क्या था उत्तराखंड स्पर्श हिमालय महोत्सव का? तो प्रदेश के साहित्यकारों और कलाकारों को अद्वितीय मंच प्रदान करना और उत्तराखंड की संस्कृति को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत करना। और इस महोत्सव में दोस्तों देश के पहले हिमालयी लेखक गांव का लोकार्पण भी किया गया इस अवसर पर। नेक्स्ट, देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र। देश का जो पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनाया जाएगा, ये उत्तरकाशी के भैरव घाटी में बनाया जाएगा। तो देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र ये भैरव घाटी लंका पुल के पास गंगोत्री नेशनल पार्क का जो प्रवेश द्वार है उसके निकट देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। लगभग 2800 फीट इस स्थान की ऊंचाई है और मुख्य उद्देश्य है हिम तेंदुओं के संरक्षण एवं संवर्धन से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देना और संबंधित प्रशिक्षण और अनुसंधान की सुविधा प्रदान करना। विशेषता क्या है इस केंद्र की? यह केंद्र उत्तराखंड में हिम तेंदुओं के अध्ययन और संरक्षण को लेकर एक प्रथम प्रयास होगा और इससे पर्यावरणीय संतुलन और जैव विविधता की रक्षा को भी बल मिलेगा। तो देश का जो पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनाया जाएगा वो उत्तरकाशी की भैरव घाटी में बनाया जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, इसरो का नोडल सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? तो देहरादून में इसरो का एक नोडल केंद्र स्थापित किया गया है। नोडल केंद्र देहरादून में वीर माधव सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का महिला प्रौद्योगिकी संस्थान देहरादून में ये स्थापित किया गया। संबंधित संस्था है यानी इसका संबंध इसरो से, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन से। और मुख्य उद्देश्य क्या है इसरो के इस नोडल सेंटर का जो कि देहरादून में स्थापित किया गया है? तो युवाओं को अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रेरित करना, ज्ञान, प्रशिक्षण और अवसरों की सुविधा प्रदान करना और विज्ञान आधारित स्टार्टअप और अनुसंधान को बढ़ावा देना। नेक्स्ट यहाँ पे पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व का नया नाम क्या रखा गया है? तो सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व। पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व का नया नाम रखा गया है सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व। नाम परिवर्तन की जो घोषणा की गई वो की गई मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक अवसर पर यह घोषणा की गई
और पवलगढ़ संरक्षण रिजर्व का नाम बदलकर सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व रखा गया। अब जो ये सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व है ये कहाँ स्थित है? नैनीताल में, और इसका क्षेत्रफल है 5824.76 हेक्टेयर। इसकी विशेषता क्या है? तो एक तो इसमें प्रसिद्ध जीव टाइगर, हाथी, पक्षी, तितलियां आदि पाई जाती हैं, और घना जंगल और जैव विविधता से भरपूर क्षेत्र है ये। धार्मिक और जो सांस्कृतिक महत्व है यहाँ के, तो यहाँ पे माँ सीता का एक पौराणिक मंदिर है, महर्षि वाल्मीकि आश्रम है यहाँ पे, और भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा इनकी देखरेख की जाती है। और इसलिए माँ सीता का यहाँ पे पौराणिक मंदिर है, तो इसलिए इसका नाम अब रखा गया है सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व। और इसका अगर इतिहास देखें तो दिसंबर 2012 में पवलगढ़ को एक संरक्षण रिजर्व के रूप में नामित किया गया, और अब 2024 में इसका नाम सीतावनी कंजर्वेशन रखा गया।